हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम यूपीपीएससी माइंड फैक्टर के क्लासेस हम देख रहे थे। तो आज के एमई क्लास में हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के एमसीक्यूज। ऑलराइट। तो जैसे कि हमने जो है एमसीक्यूज चलाया है, तो जो जो टॉपिक हो चुके हैं मेंबरशिप क्लास में, उन सबका एमसीक्यूज हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। उसके पहले से जो वीडियोस आ रही है आराम से वीडियोस देखो। और क्या करना है, डेली एक वीडियो तो देख ही सकते हो ना। एक वीडियो देखो, उसके बाद आपका प्रैक्टिस जो है एनहेंस होते रहेगा, आपको नॉलेज ही बढ़ते रहेगा, है ना। तो ये है कि हर टॉपिक से हम जो है एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, आप वो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते जाइए। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, करियर इन एक्शन आप सर्च करोगे, पहला जो चैनल आएगा उसी को आप ज्वाइन कर लेना। वहां से आप जाके मीडिया में जाओगे, मीडिया में सारा जो है फाइल्स वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और मैं उन लोग के लिए बोलना चाहूंगी जो न्यू ज्वाइन होते हैं और कहते हैं कि मैम यहाँ पे सारा पीडीएफ भेज दीजिए क्लास का। तो उनसे मैं कहना चाहूंगी आप मीडिया में जाओ, फाइल्स में जाओगे ना, मीडिया उसमें मीडिया ऑप्शन होगा। मीडिया में जाने के बाद आप फाइल्स देखोगे, फाइल्स का ऑप्शन होगा, ऑडियो होता है, लिंक्स होते हैं। तो उस पे जाके आप एक बार गो थ्रू करना। तो वहां पे आपको सारा जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसको सब कुछ स्क्रॉल ऊपर जाके स्क्रॉल करके सब वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर। और ये जो है यहाँ पे नीचे पेड क्लास नंबर दिया हुआ है, अगर आप ये माई इंस्ट्रक्टर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलो तो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो देखो, तो हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज बीओडी और सीओडी। ठीक है, तो इसका आज हम एमसीक्यूज देखेंगे। चलो बढ़िया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी इज। तो वो कह रहा है कि जो फुल फॉर्म है बीओडी का वो क्या होता है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। यहाँ पे देखो, मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बीओडी क्या होता है, और टी ओ डी क्या होता है, और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है। एक बार देख लेते हैं फटाक से। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, the amount of oxygen required by the biodegradable and non-biodegradable organic matter present in waste water। अब यहाँ पे कहता है कि जो वेस्ट वाटर होता है ना, गंदा पानी होता है, तो उसमें कहता है कि कितना अमाउंट ऑक्सीजन चाहिए होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को। ये कहलाया जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, कितना ऑक्सीजन उन लोगों को चाहिए, कितना ऑक्सीजन उन लोगों को चाहिए होता है जो गंदा पानी में जो प्रेजेंट होते हैं, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर, उन लोगों को कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, किस अमाउंट का ऑक्सीजन चाहिए होता है, वो ये कहता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता है। डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड ही तो कर रहे हैं ना कि इतना ऑक्सीजन चाहिए हमें। ठीक है, तो उसी तरीके से बीओडी का है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोले तो मतलब ये है इससे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, उनका अमाउंट ऑक्सीजन का ये कह रहा है। लेकिन जब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोले तो यानी कि दोनों ही, यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस मत समझिएगा। उसके बाद थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड कहता है, इसका मतलब थ्रू केमिकल रिएक्शन इक्वेशन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रिप्रेजेंट थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ पे कहता है कि देखो कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ये दर्शाता है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, इट इज फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ कार्बन कंटेंट। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो जो अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो एक तरीके से ऐसा प्रेजेंट करना है कि उसको हम किस फॉर्म में दिखाएं, कार्बन कंटेंट के फॉर्म में दिखाएं। तो ये होता है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड तो होगा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि मैम आपने तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बताया था। तो यस, ये बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ये दोनों ही हो सकता है। लेकिन जब आपको ऑप्शन देगा तो उसमें ये ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको समझाने के लिए, ये दोनों हो सकता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसीलिए यहाँ पे मैंने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको जब आएगा ऑप्शन में तो ये नहीं देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है किसमें मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है पीपीएम में और मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन स्वेज। देखिए ये सारे का जो आंसर है ना आपको नीचे मिल जाएगा आंसर की में। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे दे दूंगी तो मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो आप वहां पे एक बार चेक कर लेना, सबसे नीचे में चेक करोगे तो वहां पे सारा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है आंसर।
ठीक है, तो वो आप जब आप खुद से ट्राई करना ये सब, जो एक बार तो आप वीडियो देख लो, उसके बाद जब आप खुद से ट्राई करोगे, जब पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप खुद से ट्राई करना है, ठीक है, कितना आपने सीखा, कितना आपको आ रहा है, खुद को एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर इन स्वेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर। देखो स्वेज में जो भी ऑर्गेनिक, सिर्फ जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना जो अमाउंट चाहिए होता है ऑक्सीजन का, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बिडिटी, बीओडी, सीओडी या फिर डीओ। तो डीओ मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर टर्बिडिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये जो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसका क्या होता है मतलब, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ओनली ऑर्गेनिक मैटर। मैंने आपको अभी यहाँ बताया ना, जब बीओडी की बात हो तो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होते हैं वेस्ट वाटर में, उसको कितना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कितना अमाउंट, उसको हम कहते हैं बीओडी। जब सीओडी की बात हो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों ही यूज होगा। ठीक है, दोनों ही यूज होगा, यहाँ पे बीओडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि ये जो है ये हमेशा सीओडी से कम होता है। देखो जो बीओडी है ना, बीओडी जो है वो सीओडी से कम होता है हमेशा। ठीक है, इट इज ऑलवेज लेस देन सीओडी। क्यों, क्योंकि सीओडी जो है वो दोनों ही ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों ही, तो इसलिए जो है ये कम होता है सीओडी से। ठीक है, इतना याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन लेस होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन लेस होता है, सीओडी या फिर बीओडी। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, बीओडी लेस होता है सीओडी से, क्योंकि सीओडी जो है दोनों ही ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कंप्यूटेड बाय डैश। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो उसको किस तरीके से हम, किस फॉर्मूला पे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से हम समझें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को किस तरीके से कंप्यूट किया गया है। डिसॉल्व ऑक्सीजन बाय डाइल्यूशन फैक्टर, डिसॉल्व ऑक्सीजन प्लस डाइल्यूशन फैक्टर या फिर डिसॉल्व ऑक्सीजन माइनस डाइल्यूशन फैक्टर या फिर डिसॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फैक्टर अगर इक्वल हो किसके, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड स्वेज सैंपल, ठीक है, बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड स्वेज सैंपल। ठीक है, तो ये होता है, कहना चाह रहा है कि ये डीएफ क्या है, इसको बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड स्वेज सैंपल और वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड स्वेज सैंपल। ठीक है, डीएफ ये होता है, तो डीओ तो आपको पता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो ये इसका मतलब होता है। यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पे बेस्ड होता है। ओके, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, द कार्बोनेसियस डिमांड अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ डैश। तो वो कह रहा है जो कार्बोनियस डिमांड है, ठीक है, तो ये किसके ऑक्सीडेशन के द्वारा अकर होता है, मतलब उत्पन्न होता है, अमोनिया, सल्फर, ऑर्गेनिक मैटर या फिर नाइट्रोजन, किसके द्वारा होता है ये बताना है। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो कार्बोनियस डिमांड जो है वो किसके ऑक्सीडेशन के द्वारा ये उत्पन्न होता है, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा। ठीक है, तो जो कार्बोनियस डिमांड है ये तो चलो इसका ऑक्सीडेशन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये अकर हो गया। कार्बोनियस डिमांड को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम इनिशियल डिमांड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल डिमांड। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, द नाइट्रोजीनियस डिमांड अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ। अभी हमने ऊपर कार्बोनेसियस डिमांड देखा, अब हम देख रहे हैं नाइट्रोजीनियस डिमांड, तो ये किसके ऑक्सीडेशन के द्वारा उत्पन्न होता है, अमोनिया, सल्फर, ऑर्गेनिक मैटर या फिर नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अमोनिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो नाइट्रोजीनियस डिमांड जो है वो किसके ऑक्सीडेशन से उत्पन्न होता है, अमोनिया की। ठीक है, तो इसका जो नाइट्रोजीनियस डिमांड है इसको हम और क्या बोलते हैं, किस नाम से, फाइनल डिमांड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए बताइए इनिशियल डिमांड को हम और क्या बोलते हैं, तो आप कार्बोनेसियस डिमांड याद रखना है। अगर बोलते हैं फाइनल डिमांड को हम और क्या बोलते हैं, तो नाइट्रोजीनियस डिमांड याद रखना है। ठीक है, तो इनिशियल अगर बोल रहा है, इनिशियल बोल रहा है तो सी तो पहले आता है ना, ए बी सी, सी पहले आता है, तो इनिशियल ऐसे याद रख सकते हो। और अगर बोले फाइनल डिमांड बताइए तो एन तो सबसे लास्ट में आता है ना, पी क्यू आर एम एन ओ पी, तो इस तरीके से, तो ये नाइट्रोजीनियस डिमांड जो है ये सबसे फाइनल में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है, देखो
कहता है कि द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अ स्वेज सैंपल whose dissolved oxygen is same as the total oxygen required to satisfy BOD is dash। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है स्वेज सैंपल का, जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन सेम है, ठीक है, तो टोटल ऑक्सीजन जो चाहिए बीओडी को सेटिस्फाई करने के लिए वो कितना होना चाहिए, 0, 1, इनफाइनाइट या फिर 100, क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, अब समझते हैं तो रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है। पहले तो रिलेटिव स्टेबिलिटी जान लो क्या होता है ये। देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम ऐसे बोलते हैं, पहले मैं लिख दे रही हूँ फिर आप समझो, ठीक है। देखो बीओडी रिमूव बाय टोटल बीओडी इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका रिलेटिव स्टेबिलिटी का। आप इसको समझते हैं तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि देखो जो वेस्ट वाटर है उसमें कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है एज ए डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसका रेशियो, और किसका टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स फर्स्ट स्टेट बीओडी इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, टोटल ऑक्सीजन कितना चाहिए ताकि वो पहला स्टेट जो है बीओडी का उसको सेटिस्फाई कर सके, इसी को हम रिलेटिव स्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट है उसको याद रखना है। देखो अब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो जो डीओ लेवल है स्वेज का, अगर वो इक्वल हो, डीओ लेवल स्वेज का जो है, डीओ लेवल ऑफ स्वेज इक्वल टू, अगर कह रहा है टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट्स और टोटल बीओडी रिमूव। ठीक है, यही ऊपर सेम जो लिखा हुआ है कि जो टोटल बीओडी हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो और जो टोटल ऑक्सीजन चाहिए हमें डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, तो ये किसके बराबर होगा, डीओ लेवल। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है जो डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल है स्वेज का, वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के बराबर होगा कि बीओडी को, टोटल बीओडी हम रिमूव कर दें और कितना हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100%। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100%। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट। कहता है कि हाई रेशियो है सीओडी बीओडी का ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, या फिर प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर एरोबिक डिकम्पोजिशन, या फिर प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल इन द पॉल्यूटेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट, ठीक है, अगर हाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय बीओडी है अगर, ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट में, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि भैया वहां पे लो बायोडिग्रेडेबिलिटी है पॉल्यूटेंट का। ठीक है, तो वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब समझते हो ना, टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल केमिकल्स इन द वाटर दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कहना चाह रहा है कि टोटल मेजरमेंट जो भी केमिकल प्रेजेंट है वाटर में, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज हो सके, तो उनका टोटल मेजरमेंट, इसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो सीओडी टेस्ट क्या मेजर करता है, जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन्स हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि सर्टेन एरोमेटिक जो है, जैसे कि बेंजीन हो गया, टूलिन हो गया, फेनॉल हो गया, तो ये सब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में, तो इनको छोड़ के ये होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखो ये क्या मेजर करता है, उस अमाउंट को मेजर करता है फूड को या ऑर्गेनिक कार्बन्स को जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट। जो हाई सीओडी टू बीओडी रेशियो मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उसमें बहुत कम मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं पॉल्यूटेंट्स के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेशियो है ये ग्रेटर होता है 1 से। ठीक है, तो ये जो रेशियो ये ग्रेटर देन 1 होता है, जनरली मतलब 1 से ज्यादा होता है, बट कैन बी इक्वल टू 1। अगर इक्वल 1 के इक्वल भी हो सकता है अगर सैंपल जो है इसमें अगर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स हैं तब। और फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो दोनों ही बीओडी और सीओडी नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि इसीलिए जो है उनका रेशियो जो है वो क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये समझना यहाँ पे जरूरी था। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। अब सीओडी जो है वो क्या इंडिकेट करता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ स्वेज, एज ऑफ स्वेज, पोटेंशियल फॉर रिसाइकलिंग द वेस्ट वाटर, क्या ये शो करता है। देखो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, सीओडी मतलब समझते हो ना किस लिए मेजर करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक मैटर है वेस्ट वाटर में उसका जो कंटेंट है उसको हम मेजर कर सकें
ठीक है, दोनों ही बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है उसका। ये तो समझ में आ गया, इतनी बार बताया तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये समझो कि जो सीओडी टेस्ट होता है क्या यूज करते हैं, तो वो करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, ये यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, H2SO4 इसके प्रेजेंस में ये यूज करते हैं। और इस मतलब इसका सॉल्यूशन के प्रेजेंस में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर देता है दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वेस्ट वाटर के सैंपल में। तो ये इस तरीके से इसका जो टेस्ट है सीओडी का ये किया जाता है। और ये समझ में आता है कि क्या इंडिकेट करता है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर इंडिकेट करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, a sweat sample is having initial DO equal to 10 milligram per liter, final DO is equal to 2 milligram per liter and dilution to 1%, the BOD of the given sweat sample would be। अब यहाँ पे कह रहा है जो स्वेज सैंपल है उसका इनिशियल डीओ जो है वो कितना दिया हुआ है, 10 मिलीग्राम पर लीटर। और जो आपका फाइनल डी है, यहाँ लिख दे रही हूँ इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो फाइनल डीओ जो है वो कितना दिया है, 2 मिलीग्राम पर लीटर एंड डाइल्यूशन टू 1%। ठीक है, द बीओडी बोल रहा है जो बीओडी है गिवन सैंपल का वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो जैसे कि हमें पता है कि बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो यही लिख दो, इनिशियल इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। और डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं। तो देखो हमें ये डाइल्यूशन फॉर्मूला का ये पता है ना, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल और वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो चलो फिर इसको मैं करके बता दे रही हूँ आपको। यहाँ पे इसको मिटा दे रही हूँ मैं रब करके, यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे कैलकुलेशन अब हम करते हैं। तो इनिशियल अब हम लिखेंगे नहीं, अब बार बार यहाँ पे देख लो इनिशियल डीओ दिया, फाइनल डीओ दिया है। ठीक है, 10 मिलीग्राम और ये 2 मिलीग्राम। तो डिल्यूशन रेशियो देखो, डाइल्यूशन रेशियो कितना दिया है, 1:100, राइट। अच्छा, तो अब जो है बीओडी जो है, बीओडी तो यहाँ पे क्या बोले, इनिशियल डीओ कितना है, इनिशियल डीओ 10 है। तो इनिशियल डीओ लिख दिया हमने, फाइनल डीओ क्या दिया है 2 मिलीग्राम, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं हम इनटू डीएफ। डीएफ क्या है, इनटू डीएफ। तो डीएफ जो है हमारा 100 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हमने इसको बैठा दिया है। अब उसके बाद हम 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। उसके बाद 100 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 800 हो गया, 800 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल से, बहुत ध्यान, बस ये फॉर्मूला पे ही बैठाना हुआ है। फॉर्मूला पता हो तो कर लोगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग, नीचे आपको मिल जाएगा आंसर की में, वहाँ पे आपको सॉल्व किया हुआ है, वो आप देख लेना। ठीक है, बस इस तरीके से प्रैक्टिस कर जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 मिलीग्राम पर लीटर। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्वेज इज, अब कह रहा है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है स्वेज का वो कितना होता है, मच ग्रेटर देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल टू 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्वेज इज, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है स्वेज का वो कितना होता है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, मच ग्रेटर देन 1, स्लाइटली लेस देन 1, इक्वल टू 1, ये नहीं होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा। अब यहाँ पे समझो कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्वेज के, वो समझो। देखो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो जनरली जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है म्युनिसिपल स्वेज का वो कितने से कितने के बीच में होता है, 1.2 से 1.4 के बीच में होता है, जो कि कितने से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, राइट। तो जाहिर सी बात है यहीं पे दिख गया हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो क्या होगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ही तो होगा इसका राइट आंसर। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हम थोड़ा पीएच वैल्यू की भी बात कर ले। देखो जो फ्रेश वाटर होता है ना वो 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, जो फ्रेश वाटर होता है वो 7 से ज्यादा होता है। और एवरेज रेंज की अगर बात करें तो 7.5 से 9.5 तक कुछ होता है। और फ्रेश स्वेज की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो उसका नेचर जो है कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर तो अल्कलाइन होता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब हम सेप्टिक स्वेज की बात करें तो ये कैसा होता है, ये तो आपका एसिडिक होगा ना, एसिडिक होगा। ठीक है, और ये जो है ये तो हम बताया कि 7 से ज्यादा होता है इसमें आपका जो ये आपका है। तो ये जो आपका फ्रेश स्वेज है ये क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जब हम सेप्टिक स्वेज की बात कर रहे हैं तो ये 7 से कम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखिएगा एसिडिक नेचर का होता है। ये कुछ इसका एवरेज रेंज बात करें 6.5 से 4.5 तक होता है। तो ये समझना यहाँ पर जरूरी था। अब आया था क्वेश्चन नंबर 11 पे, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेश और सेप्टिक स्वेज रिस्पेक्टिवली आर। तो कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेश और सेप्टिक स्वेज का वो कैसा है,
एसिडिक अल्कलाइन है, पहले तो फ्रेश लिख दो, उसके बाद सेप्टिक लिख दो। अभी ठीक ऊपर मैंने अभी बताया है। तो फ्रेश का क्या बताया मैंने आपको, अल्कलाइन बताया, और सेप्टिक का क्या बताया आपको, एसिडिक बताया। बस ऐसे ही मिला दो, अल्कलाइन और एसिडिक मिला दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, अल्कलाइन और एसिडिक। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। सेकंड स्टेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वेस्ट वाटर इज आल्सो नोन एज। अब कहता है जो सेकंड स्टेज है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का वेस्ट वाटर में, उसका हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरियस डिमांड, कंबाइंड डिमांड, नाइट्रिफिकेशन डिमांड, या फिर कार्बोनेसियस डिमांड। अब जरा थोड़ा मैप में देखो, ये देखो मैप में ये जो आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट मैं बनाना नहीं चाहती थी, ये बीओडी ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ ये जो आपको नीचे आंसर की में मिल जाएगा। अब यहाँ पे समझाना था इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीओडी ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर बीओडी है पीपीएम में, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है डेज में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नापते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट स्टेज लिखा हुआ है। ठीक है, बीओडी का कार्बोनियस डिमांड बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है, हमने ये समझा कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेसियस डिमांड। ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमें। और कहता है कि जो आपका सेकंड स्टेज है उसको हम नाइट्रिफिकेशन डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे एक चीज क्लियर होगा कि फर्स्ट स्टेज बीओडी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेसियस डिमांड, सेकंड स्टेज बीओडी को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन डिमांड। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है भैया, सेकंड स्टेज तो पूछ रहा है, तो क्या होगा राइट आंसर, यही तो होगा, नाइट्रिफिकेशन डिमांड। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो ये जो ग्राफ चार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पहले इस स्टेज पे आता है वाई टी पे, उसके बाद और आगे जाता है पोजीशन ए है, उसके बाद फिर जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे पहुंचता है, फिर यहीं से जो है ऊपर जाएंगे तो सेकंड स्टेज आएगा नाइट्रिफिकेशन का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, इतना रेशियो जो है सेकंड स्टेज का है, और इतना रेशियो जो आपका फर्स्ट स्टेज का है, कार्बोनेसियस डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और क्या फिर या फिर उसको ये बोल सकते हैं कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था। फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट स्टेज को हम ये बोलते हैं, सेकंड स्टेज को ये बोलते हैं। अब आया था क्वेश्चन नंबर 13 पे, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश स्वेज इज यूजुअली। तो अभी ऊपर ठीक मैंने बताया, क्या बताया था, रिमाइंड करिए। तो वो जो पीएच वैल्यू है फ्रेश स्वेज का, वो क्या होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू है फ्रेश स्वेज का, वो यूजुअली 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, मोर देन 7, यही तो होता है। तो ये याद रखिएगा, कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन है, अगर मान लो वो एसिडिक है तो उसका जो पीएच है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, कम होगा। तो अगर मान लो आपका कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है तो क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर कोई भी सॉल्यूशन अल्कलाइन है तो क्या होगा, तो पीएच वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज समझ लो। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वेस्ट वाटर सैंपल इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ। कहता है कि जो प्रेजेंस है नाइट्रोजन का वेस्ट वाटर सैंपल में, वो किसके डिकम्पोजिशन के कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, या फिर विटामिन, किसके कारण होता है, ये कहना चाह रहा है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, कैसे, अब कुछ कॉन्सेप्ट समझो। जो प्रेजेंस है नाइट्रोजन का वेस्ट वाटर सैंपल में, वो किसके डिकम्पोजिशन के कारण होता है, प्रोटीन के। ये तो हमें समझ में आ गया। अब जैसे कि हमें पता है कि डिकम्पोजिशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है किसमें, वाटर में, जो कि क्या बढ़ा देता है, जो वाटर का एसिडिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंस है, नाइट्रोजन का प्रेजेंस है अगर स्वेज में, वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस है वो एक से ज्यादा फॉर्म में क्या हो सकते हैं, अकर हो सकते हैं। जैसे मान लो फ्री अमोनिया है, जो इसको हम बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन, एल्ब्यूमिनॉइडल नाइट्रोजन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो सकते हैं। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो फ्री अमोनिया को क्या इंडिकेट करता है, कि पहला स्टेज है डिकम्पोजिशन का ऑर्गेनिक मैटर में। और ठीक है, तो ये समझना जरूरी है, इतना फालतू में हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये इतना समझो बस। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 कहता है द स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर इज टेकन फॉर। तो यहाँ पे समझो जो वेस्ट वाटर है तो इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। तो कुछ जो अमाउंट है डिजॉल्व ऑक्सीजन का, वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों ले लेते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है वाटर में उसको ब्रेक कर सके। ठीक है, उसको ब्रेक कर सके। तो जब ये ब्रेक करेंगे तो कुछ टेम्परेचर पे जो ब्रेक करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस मान के रखिए। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी 5 डेज तक ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, तो ये सैंपल यहीं पे कहना चाह रहा है, स्टैंडर्ड बीओडी जो है वाटर में वो लिया जाता है 5 दिन पे। तो ये हमें समझना यहाँ पे जरूरी है। तो आपसे डेज पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजनियस ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो जनरली ये कब शुरू होता है, 5 दिन के बाद शुरू होता है। ठीक है, 5 डेज के बाद शुरू होता है नाइट्रोजनियस ऑक्सीजन डिमांड, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मे नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट्स फ्रॉम।
शुगर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक स्वेज, डेयरी इंडस्ट्री या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कहता है कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, जो भी पोल्यूशन, जो भी एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं कौन से इंडस्ट्रीज से, तो उसके लिए जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है गुड इंडेक्स नहीं होगा। शुगर इंडस्ट्री से, डोमेस्टिक स्वेज, डेयरी इंडस्ट्री या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री। याद रखिएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी एफ्लुएंट निकलते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो उसके लिए अगर हम बीओडी का यूज करेंगे तो बीओडी जो है गुड इंडेक्स नहीं होगा इसके लिए। क्यों नहीं होगा ये समझते हैं। देखो, तो हमें पता है कि जो ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को पानी में। ठीक है, तो पेट्रोलियम वेस्ट जो है उसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है ना वाटर बॉडी में, उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से कट कर देते हैं। तो उस हिसाब से जो बीओडी है वो एक गुड इंडेक्स नहीं हुआ वाटर में। जो भी एफ्लुएंट मिलता है वहां पे, तो उसके लिए गुड इंडेक्स तो हुआ नहीं। ठीक, पूरी तरीके से जब ये जो सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई है वाटर में, वो पूरी तरीके से कट कर दिया है ना। तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें पेट्रोलियम वेस्ट में, इसके वजह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम स्वेज इज नोन एज। अब कहता है कि जो स्वेज है उसमें से अगर हम ऑयल या ग्रीस निकाल लें तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग, स्कीमिंग, फिल्ट्रेशन या फिर कुछ भी नहीं। देखो, इसको हम बोलते हैं स्कीमिंग। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझ लो, एक डेफिनेशन है, इसको समझना जरूरी है, ज्यादा इसमें एलोबरेट नहीं किया जाएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द स्वेज विच ट्रांसपोर्ट द स्वेज टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि वो स्वेज जो क्या करता है, स्वेज को ट्रांसपोर्ट कर देता है पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आउटफॉल सेवर बोलते हैं। ठीक है, आउटफॉल सेवर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द। अब कहता है कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या मेजर करता है, amount of oxygen that would be removed from water in order to oxidize pollution, amount of oxygen required to oxidize the calcium present in wastewater, amount of oxygen required for growth of microorganism in water। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये समझो कि ये देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यहाँ पे इतना ऑक्सीजन चाहिए तो होगा नहीं। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई कैल्शियम को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो हमने आपको क्या बताया, यही बताया ना, यहाँ पे हमने यही बताया आपको कि ये कितना अमाउंट ऑक्सीजन को हम रिमूव कर दें वाटर से, ताकि वो क्या करे, पोल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर दे। तो यही तो मैंने बताया था। तो सीओडी का मतलब यही हो जाएगा, यही मेजर करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंड प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम बोथ ऑफ द एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कहता है कौन सा इस चार ऑप्शन में से एक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, किससे बनता है, दोनों ही, यानी एरोबिक और एनारोबिक डिकम्पोजिशन से, यानी ऑर्गेनिक मैटर का जो भी एरोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो उस दोनों से ये एंड प्रोडक्ट बनता है। NO3 है, CH4 है, H2S है या फिर CO2 है, क्या है ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भी यहाँ पे समझो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कब फॉर्म होता है, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो ऑर्गेनिक मैटर का, किसके द्वारा, एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, तब ये किसके, ये जो है ये फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा, एंड प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये किसका एंड प्रोडक्ट है, ये दोनों का, एरोबिक एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इतने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको बिल्कुल देख के जाना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। और जो डिटेल आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा। ठीक है, ये काफी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसको बहुत अच्छे से और बताया जाए। कि आप इसको करके जाना और एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा पसंद आई हो तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो लोग भी इसको देख पाए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम पे। ऑलराइट, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।